दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अंशु नैथानी और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल। इस समय बीजेपी के अंदर बदलाव की बयार चल रही है। संगठन में काफी कुछ बदला जा चुका है और काफी कुछ बदलना अभी बाकी है। लेकिन सरकार में भी इंतजार हो रहा है लंबे समय से कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा कब, और उस पर भी गहरा मंथन चल रहा है। खबरें इस तरह की आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और उसमें कई बड़े-बड़े हैवी वेट्स के नाम हैं। ऐसे नाम जो कई सालों से मंत्रिमंडल में जमे बैठे थे, बिल्कुल जमे बैठे थे, कुर्सी से फेविकोल की तरह चिपक कर बैठे थे, फेविकोल के जोड़ की तरह उनकी कुर्सियां हिलने वाली हैं। लेकिन ये होगा कब? समय तो नजदीक आ रहा है और क्या कुछ फेरबदल होगा, संतोष जी हमें बताएंगे पूरी खबर क्या है। संतोष जी, तो मंत्रिमंडल में फेरबदल का इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। पार्टी संगठन में तो कुछ कुछ हो गया है, दिख रहा है कि तस्वीर क्या बन रही है। सरकार में क्या नजर आएगा? जो पुराने पुराने जमे जमाए लोग हैं उनकी कुर्सी हिलेगी या नहीं? देखिए अंशु जी, सबसे पहले तो आपको और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी की आधी अधूरी लिस्ट तो आ गई है। ऊपर के पन्ने नहीं आए हैं, नीचे के पन्ने नहीं आए हैं। ऊपर के पन्ने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में जो फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई है, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड, जिसने कभी नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेजा था, उस संसदीय बोर्ड की लिस्ट अभी नहीं आई है। और चुनाव समिति जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवारों का फैसला करती है, राज्यसभा के उम्मीदवारों का भी फैसला करती है, उसकी लिस्ट अभी नहीं आई। तो ऊपर के वो 3-4 पेज अभी गायब है। 11 और 13, मतलब 2 पेज मान लीजिए, 2 या 3 पेज गायब है। और प्रवक्ताओं की जो लिस्ट आनी थी और टीवी पैनलिस्ट की जो लिस्ट आनी थी, उसके भी 3-4 पेज गायब है, क्योंकि वो तो मेरा एक जंबो टीम की एक लिस्ट आएगी, तो ऊपर नीचे के पन्ने गायब है। लेकिन अब जो सबकी नजरें और निगाहें इस बात पे बनी हुई है कि अगर 2029 की भाजपा बनानी है, जैसा कि हमें बताया गया है कि भैया बड़ा कमाल की टीम आ गई नितिन नवीन की, कई लोग कह रहे हैं कि यार ऐसी ही टीम लानी थी तो 8 महीने 7 महीने क्यों इंतजार किया है। अगर उसी तरह का क्या मोदी कैबिनेट में फेरबदल होगा, या मोदी कैबिनेट में भी एक बड़ा फेरबदल होगा, और जो लोग भी थोड़ा बहुत बोलने की हैसियत में रहते हैं क्या उनको जाना पड़ेगा, जिन लोगों को संगठन में भेजा गया क्या उनको जाना पड़ेगा, जो लोग मोदी के लिए बदनामी का एक बोझ बन गए हैं क्या उनको जाना पड़ेगा। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की छुट्टी होने वाली है मोदी कैबिनेट से। आज तारीख है 18 अगस्त। मोटे तौर पर आप मान के चल लीजिए कि सिर्फ 26-27 दिन बाकी है, यानी 18 सितंबर से पहले पहले जो है मोदी कैबिनेट में फेरबदल हो जाएगा। बड़े पैमाने पर इस्तीफा होगा, और इस बार सिर्फ चेहरों में फेरबदल नहीं होगा, मंत्रालयों में भी फेरबदल होगा। और बड़े बड़े दिग्गज मंत्रालयों में कहा जा रहा है कि जो टॉप 4 मंत्रालय है, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल होते हैं जो मंत्री, उनमें भी फेरबदल होगा। मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं, पहले तो वो 3 मंत्री जो संगठन में गए हैं वो हमें और आपको सबको पता है। कल पीयूष गोयल साहब जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कोषाध्यक्ष थे, उनके पिता भी एक जमाने में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। अब वो मंत्री रहे और उनको कल से फिर से कोषाध्यक्ष बना दिया गया। अब जो पुराने वाले कोषाध्यक्ष थे, बरेली से आते बेचारे, उन्होंने कोई खराब काम तो किया नहीं था अंशु जी। बीजेपी कुबेर के खजाने पे बैठी हुई है, इतना ज्यादा पैसा बीजेपी के पास है, देश भर में भव्य मुख्य कार्यालय बनाए जा रहे हैं। इसके बावजूद कोषाध्यक्ष की छुट्टी करके पीयूष गोयल को फिर से कोषाध्यक्ष बना देना, ये तय है कि मंत्रिमंडल से वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो 2 नेता और है, एक तो आपके पंकज चौधरी है जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए, और एक हर्ष मल्होत्रा है जो कि दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये 3 नेताओं का जाना तो जरूरी है, लेकिन खबर ये 3 नेताओं का जाना नहीं है, ये तो मोटे तौर पर सब मानकर बैठे हुए हैं। हम जो खबर लेकर आए हैं बड़े और दिग्गज नेताओं का, और प्रधानमंत्री की वेबसाइट मैंने खोल रखी है, प्रधानमंत्री कार्यालय pmindia.gov.in, और इसमें केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक लिस्ट है। मैं मोटे तौर पर बता देता हूं कि कहाँ क्या कमी निकल रही है। सबसे ऊपर तो प्रधानमंत्री हैं भैया, वो प्रधानमंत्री भी हैं, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय भी है, न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट भी है, अंतरिक्ष वाला भी है, और बाकी अन्य विभाग जो किसी मंत्री के पास नहीं है वो सब प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। बहुत काम करते हैं बेचारे। अब उनकी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट पे आ जाता हूं। सबसे ऊपर जो कि सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पे है, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। बहुत कम लोगों को ये पता होगा अंशु जी कि राजनाथ सिंह ने एक रिकॉर्ड बना दिया है इस देश के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में। कैबिनेट की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो इकलौते मंत्री बने गए हैं
जो 12 साल तक लगातार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के मेंबर रहे। वो अलग बात है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या होती है मैं बता देता हूं। आमतौर पर जब संकट की स्थिति आती है, बड़ी विकट स्थिति आती है, कोई बड़ा फैसला करना होता है दुश्मन देश की तरफ से या किसी बड़े पॉलिटिकल एजेंडे पर देश को खतरा होता है या कोई आर्थिक संकट आता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है। उस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, चूंकि कई बार पूरी कैबिनेट को बुला पाना संभव नहीं होता, तो बड़े बड़े दिग्गज मंत्री बैठते हैं, गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, ये सब मंत्री बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और उसमें 14 से 19 तक तो गृह मंत्री थे, तो उस कमेटी में शामिल थे ये, और 19 के बाद से अब तक वो रक्षा मंत्री है, तो उस कमेटी में शामिल है। वो अलग बात है कि चीन की सेना जब घुसपैठ करती है टैंकों के साथ, तो हमारे आर्मी अधिकारी गुहार लगाते रहते रक्षा मंत्री से कि पीएम से कहिए। रक्षा मंत्री पीएम को फोन करते हैं कि सर बैठक बुलाइए, पीएम कहते हैं कि अभी ठीक है, वो टालते रहते हैं और बाद में कहते हैं कि जो उचित समझो वो करो। ये किताब का हवाला था, बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी उस पर। राजनाथ सिंह के राजनीतिक भविष्य का फैसला सितंबर के महीने में हो जाना है। कैसे हो जाना है? क्या वो आगे राष्ट्रपति बनेंगे? क्या राजनीति से वो अलग होंगे, सक्रिय राजनीति से अलग होंगे, और उनके बेटे को क्या योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाएगा, चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के बाद? ये सब कुछ इस बात पर तय होगा कि क्या राजनाथ सिंह अपने एग्जिट फॉर्मूले पर तैयार हो गए। और अगर राजनाथ सिंह अपने एग्जिट फॉर्मूले पर तैयार होंगे, तो इधर राजनाथ सिंह की विदाई होगी, उधर उनके बेटे को योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जाएगा। लखनऊ से अगले लोकसभा चुनाव में टिकट भी दिया जा सकता है और 27 में राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बनाकर भी भेजा जा सकता है, अगर नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं तो। राजनाथ सिंह के हटने की पूरी संभावना नजर आ रही है। दूसरे नंबर पर आते हैं अमित शाह, जो तकनीकी रूप से तो सरकार में तीसरे नंबर पर है, कैबिनेट में राजनाथ सिंह के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन व्यवहारिक में सरकार संगठन दोनों चलाते हैं। दो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, गृह और सहकारिता मंत्री। अभी सहकारिता मंत्रालय क्या है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है अंशु जी। इस देश में शरद पवार सबसे ज्यादा ताकतवर कोऑपरेटिव मूवमेंट के बल पे ही थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो मजबूत होना शुरू हुई, वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के बल पर ही मजबूत होना शुरू हुई। शिवपाल सिंह यादव सारा कामकाज देखते थे। अमित शाह ने सहकारिता नाम से एक नया मंत्रालय बनाया, और फिर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे गजब टूट फूट चली हुई है, क्योंकि जो सहकारिता जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत डोमिनेट करता है। अमित शाह कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन एक नाम, नितिन जयराम गडकरी, एथेनॉल के स्वयंभू ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और अब तो मोदी सरकार के अधिकारी और ये सब भी अब खुद ही एक तरह से पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया ये E20, E30 ये सब अच्छी नीति नहीं है। और जिस तरह से नितिन गडकरी एग्रेसिव हुए, कैबिनेट को, पीआईबी को सफाई देनी पड़ी एथेनॉल के मुद्दे पर, और जिस तरह से ये अब लग रहा है कि शायद नितिन गडकरी कभी भी फट पड़ सकते हैं, क्योंकि सड़क धंस रहा है, हाईवे धंस रहा है, एथेनॉल पे वो बदनाम होते जा रहे हैं तमाम चीजों के बोल पे। और शायद अगर आपको राजनीति में नए लोगों को लेकर आना है, देवेंद्र फडणवीस को अगर दिल्ली की तरफ लेकर आना है, चूंकि वो भी नागपुर से आते हैं, और नितिन गडकरी, बहुत कम लोगों को पता होगा कि नितिन गडकरी के राजनीतिक गुरु थे देवेंद्र फडणवीस के पिता, और नितिन गडकरी जो पहली बार विधायक का चुनाव जीते थे वो देवेंद्र फडणवीस के पिता की सीट पर ही जीते थे। तो हिसाब किताब बराबर करने का समय आ गया है। उनके पिता की सीट ली थी, अब बेटे के लिए जगह खाली करे, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो नितिन गडकरी की विदाई की संभावना 60-40 की बन रही है। उसके बाद जेपी नड्डा साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, तबीयत खराब थी, आज ही शायद डिस्चार्ज होके आए हैं, जहां तक मुझे पता लगा है। तो सबसे पहले तो मैं जेपी नड्डा साहब के दीर्घ आयु की कामना करता हूं, जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो, लंबा जीवन जिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि इस बार जो नितिन नवीन की टीम अनाउंस की गई है, उसमें हिमाचल प्रदेश से कोई शामिल नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश से कोई नेता शामिल नहीं है। अब कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश से दो तो नहीं हो सकते, लोकसभा के 4 ही सांसद वहां से जीत कर आते हैं। नितिन जेपी नड्डा हालांकि राज्यसभा के मेंबर है। अब अनुराग ठाकुर को आपको लेके आना है वापस कैबिनेट में, तो जेपी नड्डा की विदाई होगी और जेपी नड्डा राज्यपाल बनाकर शायद वो भेजे जा सकते हैं किसी राज्य में, क्योंकि स्वास्थ्य के आधार पर भी कुछ मंत्रियों के छुट्टी होने की बात कही जा रही है। शिवराज सिंह चौहान अभी नहीं हटने वाले हैं, वो पुरजोर तरीके से बने हुए हैं। हालांकि कहने वाले लोग ये कहते हैं कि उनका मन अभी भी भोपाल में लग रहा है, वो मुख्यमंत्री आवास की हरियाली को वो भूल नहीं पा रहे हैं। और मोहन यादव बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे, इस बात की संभावना थोड़ी सी कम है। तो क्या वो वापस भोपाल जाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल शिवराज सिंह चौहान
दिल्ली से मुक्त होने नहीं जा रहे हैं, वो तभी मुक्त होंगे जब मध्य प्रदेश में भोपाल में उनको मुख्यमंत्री आवास पर जाने को कहा जाएगा। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री है, इनकी छुट्टी की संभावना थी। ये कहा जा रहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो पीयूष गोयल को दिया जा सकता है, लेकिन अब तो कोषाध्यक्ष बना दिए गए हैं, तो हो सकता है निर्मला सीतारमण बच जाए। लेकिन वो अभी जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हिस्सा है, क्योंकि वो फाइनेंस जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालती है। हो सकता है उनका मंत्रालय बदल दिया जाए, फाइनेंस की जगह वो कॉमर्स में चले जाए, जो पीयूष गोयल का भी मंत्रालय है, या कोई और मंत्रालय दिया जाए और फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसी और को लाया जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की विदाई लगभग लगभग तय मानी जा रही है। अधिकारी रहे हैं और अधिकारियों से मोदी जी बड़े परेशान हो गए हैं, चाहे वो एस जयशंकर हो, चाहे अश्वनी वैष्णव हो, दूसरी चाहे वो एपस्टीन फाइल वाले हरदीप सिंह पुरी हो। तो एस जयशंकर के जाने की संभावना है। मनोहर लाल खट्टर एज ग्रुप है, आयु के हिसाब से इनको जाना है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है जो चाहते हैं कि सरकार में बने रहे, वो है नरेंद्र मोदी। अब इस बार वो चाहेंगे, इस बार बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, उसके लिए हमें देखना होगा। एचडी कुमार स्वामी ये जनता दल सेकुलर से आते हैं, एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं, चूंकि सहयोगी दल के हैं तो ये बने रहेंगे। पीयूष गोयल के बारे में मैं बता चुका हूं। जीतन राम मांझी ये भी सहयोगी दल के हैं, उम्र काफी हो गई है और बड़े उलूल जुलूल उटपटांग से बयान देते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये सहयोगी दल के हैं और बिहार की स्थिति अभी उतनी ज्यादा ठीक नहीं हुई है बीजेपी के लिए, तो जीतन राम मांझी बने रहेंगे। राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह जेडीयू के कोटे से आते हैं, वो बने रहेंगे। हालांकि वो अपने मंत्रालय से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, वो कुछ हैवी वेट मंत्रालय चाहते हैं, क्योंकि अभी उनके पास जो मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय है, मत्स्य पालन, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। अब पशुपालन मंत्रालय जो है वो बिहार के नेताओं के लिए बड़ा त्रासदी वाला मंत्रालय रहा है। वो चारा घोटाला और ये सब चीजें हुई है, और यहाँ गिरिराज सिंह जब नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बिहार के होटल में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना दिया था, जब नीतीश बड़े चिढ़ते थे तो नीतीश ने तुरंत गिरिराज सिंह का मंत्रालय बदल के वो पशुपालन मंत्रालय ही दे दिया था। वो एहसान मोदी जी को याद है, जिसको आज तक मोदी जी ढो रहे हैं और बिना किसी काम के उनको मंत्री बनाए हुए हैं। और सर्बानंद सोनोवाल ये पतनपोत परिवहन जलमार्ग मंत्री है, बने रहेंगे। ये असम गण परिषद से आए हैं, असम में सरकार बनवाई है इन्होंने भाजपा की, मुख्यमंत्री रहे हैं। हेमंता बिस्व शर्मा जब बढ़ गए कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो हेमंता यहाँ से असम चले गए और सर्बानंद सोनोवाल इधर आ गए। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, मध्य प्रदेश से आते, इनके छुट्टी होने की संभावना है। के राममोहन नायडू ये सिविल एविएशन मंत्री है, टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू के कोटे से आते हैं, तो इनके हटने की फिलहाल संभावना नहीं है। प्रहलाद जोशी नया नया शिक्षा मंत्रालय भी दे दिया है, इनके पास उपभोक्ता मामला है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा है, और अब शिक्षा मंत्रालय भी दे दिया है। ये मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। मंत्रालय का बोझ जरूर कम हो सकता है। उड़ीसा से आने वाले जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री है, पुराने नेता है, इस बार इनकी विदाई होनी है। और एक और अधिकारी अश्वनी वैष्णव आईएएस अधिकारी रहे हैं, जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो अटल जी के पीएमओ में हुआ करते थे, बड़े करीबी माने जाते थे ये। तो इनके पास मंत्रालय कौन कौन सा जरा देख लीजिए, ये भी बड़ा एक अजीब विडंबना है। रेल मंत्रालय, जिसको 24 घंटे वाले मंत्री की जरूरत होती है, लेकिन इनके पास रेल मंत्री भी है और इनके पास सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी है, जो संपादकों को टाइट करने वाला मंत्रालय होता है। अभी मेटा की कंपनी को बुलाया था इन्होंने फेसबुक और इंस्टा वालों का टाइट करने के लिए। मेरा भी एक फोटो फेसबुक और इंस्टा वालों ने डिलीट कर दिया, और अभी तो आंकड़ा आ गया है कि पर सेकंड कितने पोस्ट जो है वो डिलीट करवाए गए इंस्टाग्राम से। तो और तीसरा इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। इनका जो बोझ है वो कम किया जा सकता है। या तो अनुराग ठाकुर की वापसी होगी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में, बल्कि मेरे पास खबर तो ये भी है, इससे पहले अपने शिवजी के साथ स्टोरी करी है, बहुत सारे लोग खुश है कि आईटी सेल से छुट्टी हो गई अमित मालवीय की। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, छुट्टी या विदाई कुछ नहीं हुई है, उनका प्रमोशन होने जा रहा है। कोई ठीक नहीं अच्छा। कि वो आईएनबी मिनिस्ट्री में एमओएस बने हुए आपको नजर आए। भैया उनकी काबिलियत इतनी अच्छी है कि मोदी जी उनकी काबिलियत को कैसे खारिज कर सकते हैं? क्योंकि जितने अभी नए आईटी सेल में आए हैं, उन्होंने आईटी सेल में आते ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्राइवेट कर दिए। क्यों? क्योंकि अमित मालवीय से भी बड़ी बड़ी कलाकारी कर रखी है उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर, तो इसलिए प्राइवेट करना पड़ा ना, छुपाना पड़ा। तो चूंकि अनुराग ठाकुर या फिर अमित मालवीय जो है, अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में आना है, अब आईएनबी मिनिस्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, लेकिन अमित मालवीय को राज्य मंत्री बनने की संभावना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बने रहेंगे, मध्य प्रदेश से आते हैं, कम से कम तब तक तो बने रहेंगे जब तक कि थोड़ा सा अड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाए गए थे जब ये ताजे ताजे कांग्रेस से भाजपा ही बने थे, तो एयर इंडिया को बिकवा दिया इन्होंने टाटा को। और अभी संचार मंत्री है, तो एयरटेल, वोडाफोन और जियो हमको मिलकर लूट रहा है बुरी तरह से, और हम लूटे जा रहे हैं।
मंत्री साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ करने की हालत में है नहीं। गजेंद्र सिंह शेखावत इनकी छुट्टी हो सकती है। संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, इससे पहले वो जल शक्ति मंत्री रहे। जल शक्ति मंत्री में भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं, इस मामले में अब ये कमजोर उस पे चले गए हैं। ये खुद भी थोड़े से हताश हो गए हैं। राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, अब ये समझ गए कि भैया मुख्यमंत्री बनने का कोई चांस होगा नहीं। भजन लाल शर्मा टिक के बैठ गए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई है, जिनके एंटी गुट के हैं ये। इनकी इस बार कैबिनेट से विदाई हो सकती है। राजस्थान से 2 नए मंत्री शामिल होने की उम्मीद है। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री है, झारखंड से आती है। एक जमाने में लालू यादव की पार्टी की नेत्री रही है, ये काफी ज्यादा फेमस रही है। ये बनी रहेंगी सरकार में। और एपेस्टिन फाइल में जिन मंत्री का नाम आया, हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, शायद मोदी जी इस बार उनसे छुटकारा पालेंगे। मनसुख मंडाविया गुजरात से आते हैं, बने रहेंगे। जी किशन रेड्डी जो है कोयला और खान मंत्री है, बने रहेंगे। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं, ये सहयोगी दल के हैं, एलजेपी रामविलास पासवान के, तो बने रहेंगे। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री हैं, ये भी बने रहेंगे क्योंकि ये मोदी के आंख नाक कान है। राज्य मंत्रियों पे आ जाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह, अभी जो बगावती सुर थे, इनकी छुट्टी हो सकती है। जितेंद्र सिंह बने रहेंगे। अर्जुन राम मेघवाल बने रहेंगे। प्रताप राव यादव बने रहेंगे। जयंत चौधरी बने रहेंगे, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अब राज्य मंत्री की बात अगर कर लूं मैं, पहले वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले थे उपाध्यक्ष। अब राज्य मंत्री में जितिन प्रसाद यूपी से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा है, बने रहेंगे। गोवा से आने वाले श्रीपद यसो नाइक बने रहेंगे, लगातार ये भी 14 से मंत्री बने हुए हैं। पंकज चौधरी जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में एमओएस है, इनकी विदाई जो कि मैं पहले बता चुका हूं। कृष्णपाल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, इनके 50-50 की संभावना है। रामदास अठावले सहयोगी दल से आते हैं, वो बने रहेंगे। रामनाथ ठाकुर जेडीयू से आते हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, इस लिहाज से ये बने रहेंगे। नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, ये बने रहेंगे। बी सोमन्ना, ये जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों में राज्य मंत्री है, मंत्रालय इनका बदला जाएगा। यूपी से एक और आते हैं, एसपी सिंह बघेल, ये मुलायम सिंह यादव के कभी सुरक्षा गार्ड हुआ करते थे, पीएसओ कह लेते हैं उसको। बाद में ये बीजेपी में आए और बीजेपी में ये लंबे समय से मोदी सरकार में मंत्री हैं और ये अभी भी अपने मंत्री पद जो बचा लेंगे। और एक वो ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो बगल वाले इलाके से आते हैं, शायद गोंडा से राजा साहब हैं, कीर्तिवर्धन सिंह, ये भी बने रहेंगे। बीएल वर्मा, ये भी यूपी से आते हैं और कल्याण सिंह के काफी करीबी माने जाते रहे, बने रहेंगे। शांतनु ठाकुर पश्चिम बंगाल से, अभी इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बाकी अजय टम्टा उत्तराखंड से आते हैं, इस बार इनके विदाई की संभावना बन रही है। बी संजय कुमार, ये भी विदा हो सकते हैं। सतीश चंद्र दुबे, इनके विदा होने की संभावना बन रही है। संजय सेठ जो है उनके विदा होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा कई और मंत्री जो हैं उनके भी विदा होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूं, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की विदाई और 32 से ज्यादा मंत्रियों के मंत्रालयों को बदला जाना है। पूरे का पूरा घर बदल दो टाइप का जो ये बदलाव होना है। लेकिन नजर हमें सिर्फ इस बात पे बनाए रखनी होगी, जो टॉप के 7-8 मंत्री हैं उनमें से किस किस की विदाई होने जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है जिस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी। जी, बताया आपने कि इतने बड़े बड़े नाम हैं और देखिए उसमें से ज्यादातर जो है वो बीजेपी के ही कोटे के मंत्री हैं। जो सहयोगी दल के हैं उनको ज्यादा उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। भाई मोदी जी भी समझते हैं कि वक्त बड़ा नाजुक है, तो सहयोगियों को अभी ज्यादा छेड़ नहीं सकते हैं, वो लगभग वैसे ही हैं। और जो बीजेपी कोटे के हैं, जिनका रिपोर्ट कार्ड खराब है, जिनकी वजह से सरकार का काम खराब हुआ है, उनकी अगर कहा जाए कि साख को बट्टा लगा है, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या चाहे दूसरे मंत्रालय हो, वहां पर तो जरूर फेरबदल नजर आएंगे और जो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे बात। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई कि अमित मालवीय, जिसको सभी अभी लोग कह रहे हैं कि छुट्टी कर दी, हटा दिया, आप कह रहे हैं कि प्रमोशन होके मंत्री बन जाएंगे। तो ये एक तो बड़ी खबर है कि अमित मालवीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। बात आपने बताई कि इतने सारे मंत्री छटेंगे, लगभग 1 दर्जन के करीब। बात अब ये हो जानी चाहिए कि कौन से ऐसे नए, फ्रेश, ताजा चेहरे आएंगे जो इन पर कि मोदी जी को यकीन है कि भाई ये आएंगे तो 2029 के लिए कुछ जो है बीजेपी का अच्छा चेहरा सामने आएगा, एक बदला चेहरा सामने आएगा। क्योंकि इन लोगों के काम से तो भाई जनता अब ऊब गई है, नाराज है, दुखी है, चाहे वो एथनॉल का मामला है, चाहे वो पेट्रोल का मामला है, चाहे विदेश का मामला है, जो भी मामले हैं। तो कौन से ऐसे नए चेहरे हैं आपकी जो जानकारी है अंदर की, उस हिसाब से जो मंत्रिमंडल में आ सकते
सकते हैं। हालांकि बीजेपी में कभी पता नहीं चलता, जिसे खुद आना है उसके पास भी कपड़ा सिलाने का टाइम नहीं होता, उसके पास भी सुबह सुबह या रातों रात फोन जाता होगा। लेकिन फिर भी अभी जो है हालात, उनको देखते हुए चुनना तो उन्हीं लोगों में से है जो बीजेपी के है, तो कौन हो सकते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब मोदी और शाह दिल्ली आए थे, तो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि उसमें से खबर निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी खबरें निकलती हैं। मुझे याद है, मैं समाचार प्लस चैनल में था, मेरठ में एक महिला, हाँ, मेरठ में शायद कार्यकारिणी या क्या हुई थी, अमित शाह ने उसमें भाषण दिया, और उस भाषण वो मीडिया के लिए नहीं था, हम लोग बाहर खड़े थे। लेकिन बहुत सारे तरीके होते हैं अंशु जी पता करने के। उसमें अमित शाह ने एक बात कही थी कि मैं पार्टी में कितना तरस रहा हूं। ऐसा नहीं था कि पार्टी में, ये अमित शाह ने कहा कि पार्टी में मुझे भी सताया गया, मुझे भी अलग थलग किया गया, लेकिन मैंने पार्टी की आलोचना तो नहीं की कभी। तो आप में से जो भी लोग इस बात से परेशान हो कि भैया हमारी सरकार है, सुन नहीं रही, हमारी चल नहीं रही, हमारी बात मानी नहीं जा रही, आपको गुस्सा भी आता होगा। तो गुस्सा आता होगा तो बाथरूम में चले जाना, खूब जोर से चिल्लाना, खूब जोर से रोना, जो कहना है कहना, और उसके बाद बाथरूम से बाहर निकलना और शांत रहना। बाहर सरकार की, बीजेपी की आलोचना मत कर। अब ये मैंने चला दिया। अब उसके बाद पूरे का पूरा बीजेपी इस बात पे अड़ा हुआ था कि हमें ये कैसे पता लगा। तो पता लगने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्योंकि 2013 की वो ऐतिहासिक कार्यकारिणी गोवा, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार अभियान समिति का मुखिया चुना गया था, उस समय भी हम लोग जो दिल्ली से गए पत्रकार थे, रियल टाइम खबर चला रहे थे। यानी बैठक के अंदर कौन क्या बोल रहा है, वो रियल टाइम हम फ्लैश चला रहे थे। तो रियल टाइम फ्लैश तो फिर कोई ना कोई तरीका तो होता ही होगा अंशु जी। बाकी उनको पता लगा, बाद में कुछ उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो ताकतवर रहे तो खबरें रुकती रही। जब वो कमजोर हो गए तो खबरें जो है वो रोक पाना कई बार मुश्किल होता है। जैसे 2 महीने पहले तकरीबन मैंने चलाया था कि वसुंधरा को हटा पाना बहुत आसान नहीं होगा, स्मृति ईरानी की वापसी होने वाली है। और स्मृति ईरानी की वापसी की खबर मैंने तभी चलाई थी जब वो सीरियल की दुनिया में गई थी। तो उस समय क्या होता है कि बहुत लोग, उन लोगों को नहीं बताया जाता, एक टेंटेटिव लिस्ट तैयार की जाती है और उस टेंटेटिव लिस्ट पर विचार मंथन किया जाता है। उस टेंटेटिव लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो अभी भी जो मेरे पास जो सोर्सेज है, वरुण गांधी की सरकार वापसी होनी है, संगठन में नहीं हुई तो सरकार में बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। अनुराग ठाकुर आने हैं, अमित मालवीय के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में चूंकि आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना है, संजीव बालियान को एक बार फिर से जो है किसी भी तरह से कुछ करके उनको अब सरकार में लाने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि वो बहुत नाराज है पार्टी से कई वजहों से। तो वो है, आपको यूपी से जाट भी लेना है, यूपी से आपको एक ब्राह्मण फेस और भी लेना है, क्योंकि यूपी पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। गुजरात से कई युवा नेताओं को लेकर सामने आया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश से जैसा मैंने कहा कि अनुराग ठाकुर आ सकते हैं। बिहार का नंबर इस बार नहीं आएगा, हो सकता है पश्चिम बंगाल का भी नंबर ना आए। पंजाब में से कुछ ना कुछ ढूंढ के लाया जा सकता है। वो कैसे लाया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से, उनको अभी तक जो है राज्यसभा की कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन इस्तीफा दिया। विधानसभा का उनको चुनाव लड़वाना है, संगठन में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, लेकिन वहां से एक आध नेताओं को चुने जाने की संभावना है। और उसमें से भी ज्यादा संभावना इस बात की है जो पार्टी छोड़कर आए हैं। यानी आम आदमी पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं राघव चड्ढा, उनको मंत्री बनाए जाने की संभावना 101% है। राघव चड्ढा उस फेरबदल में जो है वो मंत्री बनेंगे। हरियाणा से एक जाएंगे तो एक आपको लेकर आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश से भी कुछ युवा चेहरे को आपको लेकर आना पड़ेगा। कर्नाटक से आप कुछ युवा चेहरे आपको लेकर आने हैं। बाकी दक्षिण भारत से किसको कैसे लाया जाएगा वो पार्टी अभी सोचेगी, क्योंकि उसमें से कई चेहरे ऐसे हैं जिनको अगर आप लाते हैं तो आपको उनको राज्यसभा में भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो अभी नजदीक है ही नहीं। तो पहला फोकस जो है कि हैवी वेट मंत्रियों से छुटकारा पाया जाए। इनमें से कुछ को अगर मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है तो भेजा जाए। एक राजनाथ सिंह को अगर राष्ट्रपति की तरफ ले जाया जा सकता है तो ले जाया जाए। कुछ को राज्यपाल बनाया जा सकता है तो राज्यपाल बनाया जाए, ताकि यंग लोगों को सरकार में शामिल किया जा सके, ताकि जो कैबिनेट की बैठक बैठे, क्योंकि जो 18, 19, 20 साल के लड़कों ने और फिर जेन अल्फा के बच्चे बच्चियों ने जो डर मिटा दिया है, तो डर कैबिनेट में भी तो मिटेगा ना अंशु जी। कल को राजनाथ सिंह कुछ भी बोल सकते हैं, नितिन गडकरी कुछ भी बोल सकते हैं। इसकी जगह पे कोई 40, 45 या 50 साल के किसी युवा नेता को मंत्री बना देंगे तो वो झुका रहेगा, वो दबा रहेगा, वो बोलेगा ही नहीं कुछ, क्योंकि उसको पता है कि भैया मेरी इतनी क्षमता नहीं थी मंत्री बनने की, मोदी जी ने मंत्री बनाया है तो कुछ मत बोलो। कैबिनेट की बैठक में मोदी जी मौसम का हाल सुनाए तो मौसम का हाल सुन लो। ये बताए कि आज बादल से ऊपर उठते हैं तो मैंने एयरफोर्स को कहा कि रडार की पकड़ में नहीं आओगे, तो जब बादल हो तब उड़ना। मोदी जी कहे कि हम विश्वगुरु है तो उनकी बात मानते रहो, तालियां बजाते रहो,
और ऐसा कभी होता नहीं रहा है कि प्रधानमंत्री आए तो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य खड़े होकर तालियां बजाएं। जो जो मोदी जी कहते रहे वो करते रहो। ऐसे ही नेताओं को मोदी जी मंत्री बनाएंगे, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं की जुबान कब खुल जाए, अब उसका डर भारी पैदा हो गया है अंशु जी। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो ये देखना होगा कि भई दबदबा तो अपना ही रखना है और जनता को भी ये मगर कुछ ना कुछ चीज़ दिखानी है कि हम कुछ नयापन लाए हैं, कोई नए चेहरे हैं जिनसे शिकायत थी उनको हटा दिया है। लेकिन बात फिर भी वही बड़ी है, क्या टीम बदलने की जहाँ कप्तानी बदलने की ज़रूरत है, वहाँ टीम के खिलाड़ी बदलने से काम चल जाएगा? ये मैं विनोद शर्मा जी की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बता रही हूँ, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि टीम बदलने से कुछ नहीं होगा, कप्तानी बदलने का समय आ गया है। हालाँकि कप्तानी बदलने का समय तो ये जनता तय करेगी और जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन तब तक वो अपनी टीम बदल लें और टीम कुछ ऐसी बदले, क्या पता उसके ही दम पर जो आगे आने वाले मैचेस हैं, उनमें चाहे वो हम कहें 2020 सीरीज के हैं, जो राज्य चुनावों के हैं और 2029 का जो वनडे मैच कहें या टेस्ट मैच कहें, उसको जीतने के लिए कितने मजबूत खिलाड़ी लाते हैं, ये देखने की बात होगी। लेकिन दर्शकों आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो पसंद आया है तो उसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कहिए कि इस चैनल को, संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार। अंशु जी, एक बात आपने चूंकि कप्तान बदलने की कही तो मैं बता देता हूँ, बीजेपी में ये लंबा इतिहास रहा है। और वो लंबा इतिहास कैसे रहा है, 2001-2 में याद कर लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की तबीयत खराब होने लगी तो संघ ने कहा कि आप हट जाइए, अब लाल कृष्ण आडवाणी को कमान दीजिए। बल्कि उस समय अमेरिका के एक अखबार में बहुत ही अपमानजनक खबर छपवाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, जब वो गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, अब अटल जी तो बड़े क्या बोलते हैं उसको, वो शब्द है कि बड़े घाघ टाइप के पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने तुरंत फोन किया लाल कृष्ण आडवाणी के आवाज पर कि सिंधी कढ़ी खाने का मेरा मन कर रहा है, मैं आ रहा हूँ घर पे। और उसके बाद अपने अफसरों को कहा कि बता दो मतलब किसको, मीडिया वालों को बता दो। तो पीएमओ के अधिकारी ने झट से, जो पीएमओ कवर करते थे या बीजेपी कवर करते थे, वो 5-7 अखबारों को, 5-7 लोगों को तुरंत उन्होंने खबर बता दी कि भाई आडवाणी जी के आवास पर पहुंचो, पीएम साहब जा रहे हैं। अब उसके बाद एक बड़े पत्रकार ने, आजकल वो बहुत जबरदस्त भाजपाई हो गए, इसलिए नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उनको, उन्होंने आडवाणी जी को फोन किया कि अरे आपके घर पे अटल जी आ रहे हैं क्या, क्रॉस चेक करने के लिए, कई बार पत्रकार करते हैं ना। अब आडवाणी जी कह रहे हैं यार मुझे तो पता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने पता किया तो कह रहे कि हाँ, तब आडवाणी जी को भी नहीं पता था। फिर वो भागे भागे घर पहुंचे। अब वहां सिंधी खड़ी खाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि लाल जी चाहते क्या है आप बताइए। अब थोड़े से ये आप कह लीजिए कि ये आगे बढ़कर लीड नहीं कर पाते थे कई बार आडवाणी, तो वो कर नहीं पाए। अटल ने उस मौके को भाप लिया, उन्होंने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, सब कुछ तो आप ही देख रहे हो, मैं तो सिर्फ नाम मात्र का हूं, आप डिप्टी वाला संभाल लो। उसके बाद उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की विदाई नहीं हुई। नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में चुनाव हारकर बीजेपी सत्ता से बाहर हो। तो अगर कप्तान बाहर नहीं होंगे तो हो सकता है उस तरह के हालात पैदा हो जाए। और क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी चीजें कही जाती है, सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। कपिल देव, वो हाईएस्ट विकेट का रिकॉर्ड बनाना चाह रहे थे, अजरुद्दीन कप्तान थे टेस्ट मैच में, लगातार टेस्ट दर टेस्ट खिलाए जा रहे थे कि भैया कुछ विकेट मिल जाए ताकि वो हाईएस्ट विकेट का रिकॉर्ड उस समय वो तोड़ दे। लोग कई बार, मैं तो बड़ा बच्चा था लेकिन कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि परेशान हो गए थे क्रिकेट देखने वाले, अरे यार ये रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कितना मैच खेलेगा, कब रिटायर होगा ये। बताइए, जिस खिलाड़ी ने आपको वर्ल्ड कप दिलाया हो, पहली बार जिस बॉलर के होते हुए वनडे में सेंचुरी मारी हो और वो भी 175 की पारी मारी हो, वो भी अगर आपको बोर करने लग जाए तो आप कहते हो कब विदा होगा। तो खिलाड़ी को तभी विदा हो जाना चाहिए जब लोग उनसे पूछे कि अरे इतनी जल्दी क्या थी। तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब लोग कहें कि भैया कब रिटायर होगे। अब कप्तान साहब समझते कि नहीं समझते तो उनके ऊपर है। दर्शकों से कहूंगा कमेंट करके जरूर बताइए और मुझे और अर्शु जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके 2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेंबर के तौर पर ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। और हमसे सहमत हो या असहमत जो भी हो, सभ्य तरीके से कमेंट करके हम तक जरूर बताइएगा। कल हमने बहुत सारी स्टोरी बीजेपी की नई टीम के बारे में करी, कई लोगों ने कमेंट किया, जितने मैं देख पाया मुझे वो कमेंट हटाने पड़ गए। सभ्य शब्दों में कमेंट कीजिए, किसी भी नेता या नेत्री के बारे में कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं अपने दर्शकों से कम इतनी ही उम्मीद करूंगा। आप भाजपाई हो, आप कांग्रेसी हो, आप ट्रोल आर्मी हो, चाहे जो भी हो, आप जब भी इस तरह के कमेंट करते हैं तो अपने परिवार की महिलाओं का भी ध्यान जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
नमस्कार। नमस्कार।